हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 3। इसके आज टॉपिक रहेंगे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर पढ़ लिया था प्रोकैरियोटिक सेल का। और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी। अब जो है हम आज यूकैरियोटिक सेल के बारे में का ओवरव्यू समझेंगे और सेल मेम्ब्रेन जो एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारे 3 लेक्चर हो जाने के बाद कल की क्लास में हम जितने भी टॉपिक हमारे हो चुके हैं उनके हम MCQ सोल्व करेंगे। आइए समझते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आइए समझते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो हमने जैसे कि पढ़ा था, जो सेल होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है यूकैरियोटिक सेल और एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर बैक्टीरिया आता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर उसी प्रकार जो है क्या आता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांट आता है और एनिमल्स आते हैं। ये जो है ये सभी जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिका, ये सभी जो है यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल होते हैं, उसी प्रकार यूकैरियोटिक सेल में भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, जिनके हम आगे जाके एक एक सेल ऑर्गेनल की डिटेल स्टडी करेंगे। तो जैसे कि ये कोई जैसे कि सेल है और इसके अंदर ये सेल ऑर्गेनल है। तो एक प्रकार से ये सेल ऑर्गेनल जो है लिपिड बाइलेयर के बने होते हैं। जैसे कि सेल के ऊपर जो सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जैसे कि लिपिड की बनी एक लेयर होती है, उसी प्रकार से ये सेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, और ये ऑर्गेनल भी लिपिड की इन ऑर्गेनल में भी लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से ये जो सेल ऑर्गेनल है, एक ये चेम्बर का फॉर्मेशन कर रहे हैं सेल के अंदर। जैसे कि एक सेल जो है जैसे कि सेल पूरा एक मकान है और उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल है वो छोटे छोटे कमरे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक प्रकार से कंपार्टमेंट बना रहे हैं, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट फॉर्म कर रहे हैं, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट जो है ये बना रहे हैं। और ये कंपार्टमेंट बना रहे हैं, इसका मतलब ये जो है अपने अपने फंक्शन करते हैं। हर एक ऑर्गेनल अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमने जो है सेल का थोड़ा ओवरव्यू लिया। फिर हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल आते हैं, लेकिन हमारा जो चैप्टर है उसमें सिर्फ प्लांट्स के बारे में, प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो हम भी इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें एक है प्लांट सेल और एक है एनिमल सेल। तो मोस्टली तो दोनों सेल ही सिमिलर होती है, बस थोड़े ही इनमें डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। जैसे कि प्लांट सेल में जो है प्लास्टिड प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल ये जो है प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये प्लास्टिड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं।
प्लांट सेल में जो है सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और ये सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो एक एक करके हम जो है सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो यूकेरियोटिक सेल के प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है, तो हम एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में समझेंगे। और जो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो जो पहला सेल ऑर्गेनल है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती थी, तो और प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलर टू यूकेरियोटिक सेल होती है। तो कुछ हम इसके जो है जो पॉइंट्स है जो लिखे हुए हैं वो हम लिख लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल सेल। इसके अलावा ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है और यूकेरियोटिक में भी होती है, और दोनों की सेम होती है। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल, दोनों की सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, दोनों की सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, तो अब जो है हम सेल मेम्ब्रेन का जो जो यूकेरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका हम जो है रियल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। तो 1950s में जब माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, उसके बाद ही सेल मेम्ब्रेन का जो है डिटेल स्ट्रक्चर आ पाया। लेकिन उससे पहले भी सेल मेम्ब्रेन के जो सेल है, सेल के ऊपर बहुत सारी केमिकल स्टडीज की गई। सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका पता लगाने के लिए सेल के ऊपर बहुत सारी केमिकल स्टडी की गई। और किस सेल के ऊपर केमिकल स्टडी की थी, ह्यूमन जो रेड ब्लड सेल होती है उसके ऊपर केमिकल स्टडी की गई। तो केमिकल स्टडी से पता लगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन होता है और लिपिड होता है। 52% यहाँ प्रोटीन होता है और 44% जो है वो लिपिड होता है। और मेन लिपिड कौन सा होता है, मेन लिपिड होता है फोस्फोलिपिड। मेन लिपिड यहाँ पे फोस्फोलिपिड होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी जो है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, कार्बोहाइड्रेट आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें जो मेन लिपिड होता है वो फोस्फोलिपिड होता है, और जो फोस्फोलिपिड है वो बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होता है, अरेंज इन बाइलेयर फॉर्म। बाइलेयर का फॉर्म का मतलब क्या है, ये जो फोस्फोलिपिड है वो बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होता है। इसका मतलब है कि जैसे कि ये एक फोस्फोलिपिड है, ये एक फोस्फोलिपिड है, ये एक और फोस्फोलिपिड है, ये एक और फोस्फोलिपिड है। इस प्रकार से फोस्फोलिपिड ने ये एक फोस्फोलिपिड ने ये एक लेयर बनाई और फोस्फोलिपिड ने ये दूसरी लेयर बनाई। इस प्रकार जो होता है, इस प्रकार दो लेयर के फॉर्म में पूरा जो है फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। ये तो इसे बोलते हैं लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होना। तो जो ये अपना जो फोस्फोलिपिड है, जो अपना
फोस्फोलिपिड है उसके दो पार्ट होते हैं। फोस्फोलिपिड के दो पार्ट होते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हेड और इस वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। तो हमारा जो हेड होता है वो कैसा होता है, हमारा हेड वाला जो पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, मतलब जो वाटर में आसानी से घुल जाए। और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेटिंग, जो वाटर में आसानी से नहीं घुलती है, जो वाटर से दूर भागती है। हाइड्रोफोबिक, तो टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जबकि जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो अरेंज बाइलेयर, बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज क्यों है, और बाइलेयर में जो होता है हमारा, तो टेल वाला पोर्शन अंदर की ओर हो जाता है, जबकि जो हमारा हाइड्रोफिलिक हेड वाला पोर्शन है वो आउटर साइड में हो जाता है, साइटोप्लाज्म की साइड में हो जाता है। क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी कहीं ना कहीं मेनली वाटर ही है, और वाटर जो है वो भी हाइड्रो फिलिक इन नेचर होता है, इसीलिए ये लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होता है, जहाँ हेड जो होता है वो बाहरी साइड होता है, और जो हमारी टेल होती है, जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, वो अंदर की साइड होता है। तो इस प्रकार हमने देखा। और इसमें जो है हमारे जो लिपिड बाइलेयर में हमारे कहीं कहीं पर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ये जो प्रोटीन है हमारी, वो भी दो दो प्रकार की होती है। जो हमने पढ़ा कि लिपिड में जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड होता है जो मेनली फोस्फोलिपिड है, और प्रोटीन है। तो प्रोटीन भी मेनली दो टाइप की होती है, एक जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। और एक जो है जो या तो पार्शियली बरीड होती है या टोटली बरीड होती है, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन। तो हमारी पेरीफेरल प्रोटीन कौन सी है, जो सरफेस पर प्रेजेंट है, और इंटीग्रल प्रोटीन कौन सी है, जो पार्शियली बरीड है या टोटली बरीड है, मतलब कि मेम्ब्रेन में पूरी तरह धसी हुई है या थोड़ी बहुत धसी हुई है, आंशिक रूप से धसी हुई। उस प्रकार हमारी प्रोटीन भी दो प्रकार की होती है। और ये जो हमारी प्रोटीन है वो भी लेटरल मूवमेंट कर सकती है। इस प्रकार से ये प्रोटीन है लेटरल मूवमेंट कर सकती है, उस लेटरल मूवमेंट करने को ही हम बोलते हैं फ्लूडिटी। तो ये जो है हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। इसके अलावा इसके अलावा बाद में और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, और उन्होंने जो है सेल अलग अलग तरीके से सेल मेम्ब्रेन को मॉडल लिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझाया। और जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर जो सेल मॉडल है, जो सबसे ज़्यादा वाइड जो एक्सेप्टेड मॉडल है, वो है सिंगर एंड निकलसन का दिया हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो उन्होंने 1972 में दिया था। तो 1972 में सिंगर एंड निकलसन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल का जो मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इस मॉडल के हिसाब से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो लिपिड है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। क्वासी फ्लूइड का मतलब है अर्ध तरल, थोड़ा थोड़ा तरल और थोड़ा थोड़ा ठोस, जैसे कि हमारा शहद होता है ना, उस टाइप का। क्वासी फ्लूइड नेचर की जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें की जो प्रोटीन है वो लेटरल मूवमेंट शो करती है, और इस लेटरल मूवमेंट करने को ही हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। ये हमारा सिंगर और निकलसन का दिया हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसका क्या क्या फंक्शन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के का जो वर्क होता है वो कहाँ कहाँ हेल्प करती है, कैसे जो है सेल के सर्वाइवल स्टेट में रखने के लिए अपना जो है रोल रोल निभाती है, तो वो हम देखेंगे।
तो जो सेल मेम्ब्रेन है बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, जैसे कि सेल ग्रोथ। जब भी कोई सेल ग्रोथ करती है तो कहीं ना कहीं उसकी सेल मेम्ब्रेन की भी साइज बढ़ती है, सेल मेम्ब्रेन में भी जो लिपिड है, प्रोटीन है, वो ऐड होते हैं, उसकी साइज बढ़ती जाती है, तो ओवरऑल पूरी सेल की साइज बढ़ती जाती है, तो सेल ग्रोथ में हेल्प करती है। सेल डिवीजन में हेल्प करती है, जब सेल डिवाइड होती है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड होती है, तो इस प्रकार से वो जो है सेल डिवीजन में हेल्प करती है। मतलब जैसे कि हम देखते हैं, जो ये मान लो सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, तो जब ये सेल डिवाइड करेगी तो क्या होगा, यहाँ से दूसरी सेल बन जाएगी और यहाँ से दूसरी सेल बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं सेल डिवाइड हो रही है, इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो है सेल डिवीजन में हेल्प करती है। और ये हमारा सिक्रीशन में हेल्प करती है, जो अंदर जो सेल के बहुत सारे जो वेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं, या सेल जैसे कि एंजाइम रिलीज करना हो, वेस्ट मटेरियल रिलीज करना हो, तो जो वो वेसिकल के अंदर जो वेसिकल छोटे छोटे इस टाइप के गोल गोल वेसिकल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उनके अंदर जो है मटेरियल होता है और वो सेल से फ्यूज होकर उसको बाहर रिलीज कर देता है, इसको बोलते हैं सिक्रीशन। इसके अलावा कोई भी किसी भी चीज को अंदर अब्जॉर्ब करना, जिसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, तो ये एंडोसाइटोसिस में हेल्प करती है। इसके अलावा ये इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में हेल्प करती है, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्म। इंटरसेलुलर जंक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, तो दोनों सेल के बीच के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना, तो इसमें भी जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। इसके अलावा जो ये है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के ये सेल का अंदर वाला पार्ट है, ये सेल का अंदर वाला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं इंटर इंट्रासेलुलर स्पेस, मतलब कि सेल के अंदर का स्पेस, इंट्रा सेलुलर स्पेस, और ये है हमारा आउटर स्पेस। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ये कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल भी कई टाइप के होते हैं, तो मान लो ये जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल इन नेचर है, नॉन पोलर है, जैसे कि लिपिड हो गया, तो ये सीधे सीधे मेम्ब्रेन के थ्रू सीधे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, मेम्ब्रेन से जा सकता है, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। और ये कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब है इधर लिपिड की मात्रा ज़्यादा है और इधर लिपिड की मात्रा कम है, इसको बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के, ये लिपिड नॉन पोलर का, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं पोलर नेचर के। पोलर का मतलब है उन पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है, तो लिपिड जो नॉन पोलर नेचर का था वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कैसे कर पाया, क्योंकि जो लिपिड की जो बाइलेयर है वो भी नॉन पोलर नेचर की है, वो भी न्यूट्रल है, वो भी लिपिड से बनी हुई है, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो उन पे चार्ज होता है, और मेम्ब्रेन जो होती है वो नॉन पोलर होती है, तो वो डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। उनको क्रॉस करने के लिए हमको कुछ कुछ चैनल या कुछ वैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। वो वैरियर जो है वो चैनल हो सकता है, वो पंप हो सकते हैं, चैनल हो सकते हैं, पंप हो सकता है, तो और चैनल या पंप के थ्रू वो जो है क्रॉस कर सकती है। तो कुछ पोलर नेचर के मॉलिक्यूल, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, वो अलोंग द कंसंट्रेशन जो है बाहर से अंदर जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी या एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन यदि हमको मान लो इन्हीं पोलर नेचर के मॉलिक्यूल सोडियम पोटेशियम को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ले जाना हो, मतलब कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ले जाना हो, तो उसके लिए हमको जो है पंप की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इसमें जो है हमारी एटीपी खर्च होती है, एटीपी का यूज होता है, ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो इसको हम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो हमारा जो है ट्रांसपोर्ट कैसा हो गया, एक हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
एक हमारा हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल भी जो है चैनल के थ्रू जाता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है, ये भी एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन वाटर के जो डिफ्यूजन के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज कर दिया गया है जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो वाटर के डिफ्यूजन को, वाटर के पैसिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोसिस बोलते हैं। चलिए अब हम जो है सेल मेम्ब्रेन की जो आज जो हमने पढ़ा है, अभी उसकी हम एनसीईआरटी को समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या बताया हुआ है। तो देखिए हमने पढ़ा कि जो यूकेरियोटिक सेल है तो उसमें प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंजाई आता है। इसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म जो है कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, किससे, किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की वजह से। इसके अलावा इसमें जो है एक बेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवलप के साथ, न्यूक्लियर कवरिंग के साथ। इनके अलावा जो अपनी यूकेरियोटिक सेल होती है उसमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ये माइक्रोफिलामेंट वगैरह की बात कर रहा है। माइक्रोफिलामेंट हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, ये उस बारे में बता रहा है। और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है। और यूकेरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, हमने पढ़ा जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों अलग अलग हो सकती है। तो सारी जो है सेल जो है वो एक जैसी नहीं होती है। जैसे प्लांट और एनिमल सेल, या प्लांट और एनिमल सेल जो है डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि सेल वॉल जो प्लांट सेल में होती है, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रोवेक्यूल जो सारे एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और इसके अलावा जो जैसे कि सेंट्रियोल है जो एनिमल सेल में होता अब प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। फिर हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल का स्ट्रक्चर पहले आ गया था, लेकिन सेल का जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही पॉसिबल हो पाया। जो सबसे पहले जो है केमिकल स्टडी की गई आरबीसी के ऊपर, और यहीं से जो है पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का आ पाया। इस स्टडी के हिसाब से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेनली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और जो मेजर लिपिड होता है वो फोस्फोलिपिड होता है जो बायलेयर के फॉर्म में अरेंज होता है। और लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड द आउटर साइड होता है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट है वो अंदर की साइड होता है। वो जो है साइटोप्लाज्म से दूर होता है, अंदर की साइड, इनर पार्ट। मैंने आपको बताया था कि जो पोलर हेड है वो किधर होता है, साइटोप्लाज्म की ओर हो सकता है, आउटर साइड हो सकता है, लेकिन जो टेल वाला पोर्शन है वो अंदर की साइड हो सकता है, ताकि वो वाटर से बचा रहे, सेफ रहे। दिस इंश्योर द, यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि सारे बॉन्ड जो हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। नॉन पोलर टेल है जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो एक्वस एनवायरनमेंट जो साइटोप्लाज्म का होता है उससे प्रोटेक्टेड होता है। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फोस्फोलिपिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी एक टाइप का लिपिड होता है। इसके अलावा सेल में प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ये प्रोटीन और लिपिड का जो अमाउंट है वो सेल टू सेल टाइप वेरी करता है। जैसे कि ह्यूमन आरबीसी की बात करें, एरिथ्रोसाइट का मतलब, एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी का ही नाम है, उसमें 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है। डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि कौन सी प्रोटीन को निकालना इजी है, कौन सी को निकालना टफ है, उस हिसाब से प्रोटीन जो है वो दो टाइप की होती है, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन। जो पेरीफेरल प्रोटीन है वो सरफेस पर होती है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली या टोटली टोटली बरीड होती है। जैसे कि ये है पेरीफेरल प्रोटीन जो सरफेस पे है। इसके अलावा जो इंटीग्रल प्रोटीन जो है देखो सेल मेम्ब्रेन में पूरी तरह से जो है एम्बेडेड है, और कुछ जो है ये जैसे कि ये कुछ जो है पार्शियली एम्बेडेड है। ये जो है फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर है। इसके अलावा हमने देखा थोड़े अमाउंट में जो है कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है।
तो फिर हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के से सेल मेम्ब्रेन के मॉडल दिए, जो जिनमें से जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो सिंगर और निकल्सन का फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है। इसके हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से जो लिपिड होती है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, जो इनेबल करती है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन को विद इन द बाइलेयर। इसी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। एबिलिटी टू मूव प्रोटीन विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। इसके अलावा मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर की वजह से ही वो है उसके और भी फंक्शन को वो परफॉर्म कम कर पाने में जो है सक्सेसफुल होती है, जैसे कि सेल ग्रोथ है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। इसके अलावा एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल को जाने देती है और कुछ को नहीं। बहुत सारे जो मेनी मॉलिक्यूल है वो जो है क्रॉस कर सकते हैं विदाउट एनर्जी के, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम न्यूट्रल जो सोल्यूट्स होते हैं जैसे कि लिपिड हो गया, वो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से जा सकता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी जो है डिफ्यूजन के थ्रू ही मूव करता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसको हम ओस्मोसिस बोलते हैं। कुछ पोलर मॉलिक्यूल हो गया वो डायरेक्टली पास नहीं कर सकते लिपिड की मेम्ब्रेन से, क्योंकि वो नॉन पोलर नेचर की होती है, कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर। इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है कुछ करियर प्रोटीन्स की, जो हमारे डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करते हैं, आसान बनाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और कुछ आयन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। इसको हम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, जिसमें कि एटीपी का यूज़ होता है। जैसे कि जो सोडियम पोटेशियम पंप, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है हमको न्यूरॉन सेल में देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम जो है अब तो, और बाद में हम ऑल सेल ऑर्गेनल के बारे में जो है नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।